अवतार द लेजेंड एपिसोड 311। 10 महीने पहले। चंद्रपुर साम्राज्य। रात का समय। जगह। राज्य का मुख्य बाजार। रात का जीवंत बाजार ऊर्जा से भरा हुआ है। टिमटिमाती लालटेन ऊपर लटकी हुई हैं जो जीवंत स्टॉलों पर एक गर्म चमक बिखेर रही हैं। हवा विक्रेताओं के चिल्लाने, लोगों के बकबक करने और कभी भी हंसी की आवाजों से भरी हुई है। भोला और मीना हाथ में हाथ डाले बाजार से गुजरते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमकते हैं। भोला, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। वह पास की एक दुकान की ओर इशारा करता है जो रंग बिरंगी चूड़ियां बेच रही है। भोला उत्साह से, देखो मीना, ये तुम पर बहुत खूबसूरत लगेंगी। मीना की आंखें चमक उठती हैं जब वह लालटेन की कोमल रोशनी में कुछ चूड़ियां उठाती है और उन्हें निहारती है। मीना मुस्कुराते हुए, तुम एकदम सही हो भोला। तुम हमेशा जानते हो कि मुझे क्या पसंद है। वे दूसरे दुकान पर जाते हैं जहां एक विक्रेता चमकीले चुनरी बेच रहा था। भोला एक चमकीला लाल दुपट्टा उठाता है और उसे मीना के कंधों पर धीरे से लपेटता है। भोला मुस्कुराते हुए, ये दुपट्टा तुम्हारे सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। मीना चंचलता से दुपट्टा घुमाती है, दुपट्टा उसके चारों ओर बहता है। भोला उसे स्नेह से देखता है, स्पष्ट रूप से उस पल का आनंद ले रहा है। मीना हंसते हुए, तुम मुझे बहुत बिगाड़ रहे हो। वे चलते रहते हैं, अलग अलग दुकान पर रुकते हैं, मिठाइयाँ चखते हैं, गहनों की प्रशंसा करते हैं और छोटे छोटे गहने उठाते हैं। बाजार का उत्सवी माहौल उन्हें घेर लेता है। जैसे वे भीड़ के बीच से गुजरते हैं, उनकी हंसी रात की आवाजों के साथ घुल मिल जाती है। भोला चिढ़ाते हुए, उम्मीद है कि मेरे पास रात के खाने के लिए पर्याप्त सिक्के बचे होंगे। वे दोनों हंसते हैं और बाजार में आगे बढ़ते हैं, रंगीन भीड़ में गायब हो जाते हैं, उनकी खुशी हर कदम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर दोनों पास ही एक शांत जगह पर बैठ जाते हैं। भोला छोटे बच्चे की तरह कमर पर बंधी छोटी पोटली को निकालता है और उसे खोलकर उसमें रखे सिक्के गिनने लगता है। उसे देखकर मीना मुस्कुराती हुई कहती है, मीना तुम बहुत अच्छे हो भोला। ये सुनकर भोला प्यारी सी एक मुस्कान देकर थोड़ा शर्माता हुआ मीना से कहता है, भोला धन्यवाद। ये सुनकर मीना आसमान की ओर देखती है जहां वह रात में चांद को देखती है और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, मीना, सुरंग राज्य से आने के बाद मैं थोड़ी डरने लगी कि मैं इतने बड़े साम्राज्य कैसे रहूंगी। नंदिनी तो ध्रुवा जी के साथ हमेशा रहती हैं पर मैं अकेली रह जाती हूँ। ये कहकर वो भोला की ओर देखकर कहती है, मीना धन्यवाद मेरे इस अकेलेपन को दूर करने के लिए। ये कहकर वो भोला के कंधे पर अपना सिर रखकर भोला से पूछती है, मीना भोला, तुम इतने प्यारे और कोमल हो, क्या तुम्हें युद्ध के समय डर नहीं लगता? ये सुनकर भोला गिनते हुए सिक्कों को वापस पोटली में रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, भोला डर और हमें नहीं, कभी नहीं, हम तीरंदाज सैनिक हैं मीना जी। महाकाल हमारी ढाल बनकर हमेशा हमारे आगे रहता है। हम बस पीछे से उसकी रक्षा करते हैं जिसके कारण हमें कभी युद्ध नहीं करना पड़ता। ये सुनते ही मीना कहती है, मीना तो क्या तुम तलवार नहीं चलाते? भोला, हाँ, बीच बीच में ध्रुवा के साथ मैं तलवार का अभ्यास करते रहता हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे तलवार के जरिए लोगों के ऊपर वार करने में अच्छा नहीं लगता। तलवार से लोगों की मृत्यु बहुत ही कष्टदायक होती है। मैं चाहकर भी किसी को भी तलवार से नहीं मार सकता, मेरे हाथ तलवार पकड़ते ही कांपने लगते हैं। ये सुनकर मीना भोला की ओर प्रेम भरी नजरों से देखकर कहती है, मीना मुस्कुराती हुई, ठीक है वो बात छोड़ो, ये बताओ कि आज तुम मुझे क्या खिलाने वाले हो? भोला मुस्कुराते हुए, चलो तुम्हें मैं अपना पसंदीदा गरम गरम पूरी और खीर खिलाता हूँ। इसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए वहां से कहीं और जाने लगते हैं। वर्तमान समय। जगह। स्वास्थ्य कक्ष। वहां भोला खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। उसकी नजर बाजार के एक हलवाई की ओर थी जो अभी मिठाई बना रहा था। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है,
मीना हाथ में एक थाली पकड़े बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये सुनकर बोला मीना की ओर देखकर शांत भरे भाव से कहता है। बोला मीना, तुमने देखा उस हलवाई ने मिठाई में कम चीनी डाली है। मीना हैरान भरी नजरों से किस हलवाई ने? बोला। ये सुनकर बोला कहता है। बोला वो जो खिड़की से दिखाई दे रहा है। ये सुनकर मीना मुस्कुराती हुई बोला की ओर देखकर कहती है। मीना शायद उसे मिठाई बनानी नहीं आती। वैसे ये देखो मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम पूरी और खीर बनाई है, आओ खाकर बताओ कैसी बनी है। ये सुनने के बाद बोला बिस्तर पर बैठकर मीना की लाई हुई खीर और पूरी खाने लगता है। तभी मीना कहती है। मीना, वेद जी ने कहा कि युद्ध के समय तुम्हारे पेट पर चोट लग गई थी। घाव अब कैसा है? बोला घाव भर गया है, बस थोड़ा भीतरी दर्द है। ये कहने के बाद बोला एक गहरी सांस के साथ मीना से पूछता है। बोला मैंने सुना कल रानी नंदिनी के ऊपर हमला हुआ था, वो और उनके बच्चे ठीक तो हैं? मीना अपने चेहरे पर मुस्कान रखे हाँ। बोला सही है। ये कहकर वो पूरी के टुकड़े को खीर में लगाकर अच्छे से खाने लगता है। इसके बाद मीना भोला की ओर देख कहती है। मीना बोला। बोला हाँ। मीना, ध्रुवा जी के जाने के बाद तुम थोड़े बदल गए हो। बोला पहले तुम मजाक किया करते थे, हंसते थे, मेरे साथ बाहर घूमने जाते थे, पर अब मानो तुम्हारा कोई पता ही नहीं रहता, आजकल तुम लगभग यहाँ दिखाई भी नहीं देते। ये सुनकर बोला चेहरे पर बिना कोई हाव भाव के साथ मीना से कहता है। बोला दुश्मन बढ़ चुके हैं, हर दिन एक नया और ताकतवर दुश्मन चंद्रपुर की ओर अपनी मैली आंख से देख रहा है। इसीलिए मुझे उन्हें रोकने के लिए उनसे लड़ने जाना पड़ता है। और रही बात बदलने की, तो मैं बदला नहीं हूं, बस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल रहा हूं। ये सुन मीना मुस्कुराती हुई अपने गले पर ओढ़े लाल दुपट्टे को भोला की ओर दिखाकर कहती है। मीना, याद है भोला, तुमने मुझे ये दुपट्टा खरीद कर दिया था जिसे मैं आज तक भी पहन रही हूँ, ये मेरी सबसे पसंदीदा उपहार है तुम्हारे तरफ से। ये सुनकर भोला हैरान भरी नजरों से मीना की ओर देखकर कहता है। भोला कौन सा दुपट्टा? ये सुनते ही मीना अंदर से पूरी तरह से भावुक हो जाती है और भोला से कहती है। मीना, ठीक है भोला, मैं चलती हूँ, रानी नंदिनी मेरा इंतजार कर रही होंगी। भोला हाँ जाओ जाओ। ये सुनकर मीना वहां से जा ही रही थी कि तभी वो फिर से भोला की ओर मुड़कर उसे कहती है। मीना, अपना ख्याल रखना भोला। भोला बिना मीना की ओर देखे कहता है। भोला हाँ। ये कहकर वो अपने आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है। उसके जाने के बाद भोला मन ही मन सोचता है। भोला, मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होकर उस शख्स को ढूंढना होगे। जगह रुद्र का कमरा। वहां महाराज वीरेंद्र रुद्र के कमरे की ओर बढ़ते हैं कि तभी कमरे में से महामंत्री रवि प्रजापति और सेनापति भानुराज चिंतित भरे भाव से बाहर निकलते हैं। बाहर महाराज को देखकर महामंत्री रवि उन्हें धीमी आवाज में कहते हैं। महामंत्री रवि राजकुमार को समझाए महाराज, वो बहुत बड़ी जंग शुरू कर सकते हैं। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। महाराज वीरेंद्र चिंतित भाव से कमरे के अंदर जाकर कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, ये क्या है रुद्र? तुम तिलगढ़ पर हमला करने वाले हो? रुद्र जी पिताश्री। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, तुम सोच भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर रुद्र नाराजगी जताते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है। रुद्र, बिल्कुल मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर कब तक आप मुझे रोकेंगे? उनसे लड़ने के लिए मैं दूसरे राजपूतों से नहीं लड़ रहा जो अपने धरती की रक्षा कर रहे हैं, मैं बस उस रणजीत नाम के एक राजपूत से लड़ने के लिए जा रहा हूँ जो एक राजपूत क्या, एक राजकुमार होने के लिए भी लायक नहीं है। महाराज वीरेंद्र, पर बात को समझने की कोशिश करो कि हम इतने भी ताकतवर नहीं हुए हैं कि हम उनसे लड़ पाएं, वैसे महाकाल के बिना हम पहले से थोड़े कमजोर हो चुके हैं। रुद्र गुस्से में, क्या सच में आपको लगता है मैं बिना महाकाल के जरिए उन्हें नहीं हरा सकता?
हम ये देव हैं, पिताश्री महाकाल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं खुद भी एक महाकाल हूँ, उन्हें उन्हीं की धरती से घसीटते हुए यहाँ लाकर मारूंगा। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र से आगे कुछ कहते तभी एक सैनिक उनके कमरे के सामने आकर कहता है, वीर महाराज की जय हो। ये सुनते ही महाराज वीरेंद्र गुस्से में वीर से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र क्या है? वीर थोड़ा डरते हुए, महाराज वो लौट आई हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र और रुद्र दोनों हैरान भरी नजरों से उस सैनिक की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद वो सभी महल के आगे आकर पहुंचते हैं, जहां महल के ठीक सामने राजसी साड़ी पहनी महारानी पद्मा महल के दासियों से बातें कर रही थी। उन्हें देखकर रुद्र हैरान भरी नजरों से कहता है, रुद्र माँ आप। अपने सामने रुद्र को देखकर महारानी पद्मा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। महारानी पद्मा आंखों में आंसू लिए, रुद्र मेरे बेटे। अवतार द लेजेंड एपिसोड 312 महारानी का आगमन। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। जगह महाराज वीरेंद्र का कमरा, राजमहल। कमरे में तनाव का माहौल था। महाराज वीरेंद्र अपने बिस्तर पर लेटकर महारानी की ओर देख रहे थे। महारानी पद्मा ठीक महाराज वीरेंद्र के सामने अपना सिर झुकाए खड़ी थी। महारानी पद्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है महाराज? महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए, हम ठीक हैं पद्मा, तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारे यहाँ सब कैसे हैं? महारानी पद्मा, सब ठीक हैं महाराज, सब आपके बारे में पूछ रहे थे। महाराज वीरेंद्र, पूछेंगे क्यों नहीं, भला हम उनके महाराज जो ठहरे। ये सुनकर महारानी पद्मा थोड़ी मुस्कुराती हैं। इसके बाद महाराज वीरेंद्र गंभीर भाव से उन्हें पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र आप यहाँ क्यों लौट आईं? आप तो खुद यहाँ से गई थी ना? महारानी पद्मा दुखी होकर, आपने रुद्र का विवाह भी कर दिया और हमें बुलाया भी नहीं। नहीं बुलाते तो भी चलता, पर बता तो देते कि हमारे पुत्र का विवाह हो रहा है। ये बात हमें बाहर के लोगों से पता चली। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र आगे कुछ कहते तभी रुद्र वहां उस कमरे के अंदर आकर कहता है, रुद्र आपको न पता चले इसके लिए पिताश्री से हमने कहा था माँ। ये सुनकर महारानी पद्मा भावुक भाव से रुद्र की ओर देखती हुई कहती हैं, महारानी पद्मा, पर ऐसा क्यों पुत्र? आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता है इस बात के लिए हमारे हृदय को कितनी चोट पहुंची है। रुद्र थोड़ा नाराज होकर कहता है। रुद्र ये बात कहने से पहले पिछली बार हुए उस कांड को सोचिए जो आपने किया था माँ। महारानी पद्मा भावुक भाव से, अपनी माँ से ऐसे घृणा मत करो रुद्र। रुद्र गुस्से में, घृणा ना करे तो क्या करें माँ, आपको याद नहीं पिछली बार आपने रानी नंदिनी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था? वो गर्भवती हैं। आने वाले 23 महीनों में हमारे राजमहल में नए मेहमान आने वाले हैं और इस दौरान हम नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ बुरा हो। ये सुनकर महारानी पद्मा अपने आंखों में आंसू लिए कहती हैं, महारानी पद्मा, हम जानते हैं कि हमने क्या किया था रुद्र, और इसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं। पर दया करके हमें क्षमा कर दो, हम अपने आखिरी समय तुम्हारे पिता के साथ बिताना चाहते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि हम दोनों अलग अलग रहकर जीवन व्यतीत करें? ये सुनकर रुद्र बात को गंभीरता से सोचकर कुछ देर बाद कहता है, रुद्र ठीक है, आप यहाँ रह सकती हैं। ये सुनकर महारानी पद्मा खुशी से अपने आंखों से निकल रहे आंसुओं को पोंछकर कुछ कह ही रही है कि तभी रुद्र उन्हें कहता है, रुद्र, पर एक शर्त पर, इस बार अगर आपने फिर से रानी नंदिनी के बारे में कुछ भी बुरा सोचा तो पिछली बार आप अपने मर्जी से यहाँ से गई थी, इस बार हम खुद आपको आपके राज्य छोड़कर आएंगे। ये कहकर रुद्र गुस्से में वहां से जाने लगता है। रुद्र के वहां से जाते हैं महाराज वीरेंद्र शांत भरे भाव से महारानी पद्मा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, सुन लिया आपने पद्मा। अब से आपको अपने दिमाग से बहू नंदिनी के लिए जो नफरत है उसे दूर करना होगा। महारानी पद्मा, मैं समझ गई महाराज, अब से मैं वही गलती वापस नहीं दोहराऊंगी। जगह रुद्र का कमरा। वहां रुद्र के कमरे के बिस्तर पर बैठी नंदिनी के पेट पर अपना सिर रखकर भवानी पेट में हो रही हरकत को सुन रही थी।
तभी वो मुस्कुराती हुई कहती है, भवानी लगता है दोनों छोरे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है भविष्य में दोनों के भीतर लड़ाई छिड़ सकती है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। नंदिनी मुस्कुराती हुई, ऐसा कभी नहीं होगा भवानी, मैं उन्हें सही बात सिखाऊंगी कि युद्ध से ही सब नहीं होता, मैं उन्हें ध्रुवा की तरह बनाऊंगी। भवानी सही कह रही हो दीदी। तभी वहां महारानी पद्मा अपने दासियों के साथ उस कमरे के अंदर प्रवेश करती हैं। उन्हें देखकर नंदिनी अपने सफेद साड़ी की पल्लू को अपने सिर पर ओढ़े महारानी पद्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। महारानी पद्मा का मन नहीं था, पर फिर भी खुद के मन में हो रहे गुस्से को नियंत्रण में करते हुए नंदिनी को आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद नंदिनी भवानी की ओर देख उसे कहती है, नंदिनी मैं बाद में आती हूँ भवानी। ये कहकर नंदिनी वहां से चली जाती है। नंदिनी के जाने के बाद महारानी पद्मा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए भवानी की ओर देखती है। महारानी को अपने सामने देख भवानी झुककर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। महारानी पद्मा मुस्कुराती हुई, सच में रुद्र ने एक देवी को चुना है हमारे साम्राज्य की रानी के लिए, तुम्हारा नाम भवानी है ना? भवानी चेहरे पर मुस्कान लिए, जी महारानी। महारानी पद्मा हैरान भरी नजरों से, महारानी क्या तुम हमारी दासी हो? तुम हमारी बहू और साम्राज्य की रानी हो, तुम हमें माँ बुलाओ ठीक है। भवानी डरती हुई, जी माँ। ये सुनकर महारानी पद्मा अपने दासियों से कहती हैं। महारानी पद्मा दासियों। ये सुनकर वो सभी दासियां भवानी के आगे कुछ बड़े टोकरियां रखती हैं जिसमें कई सारे आभूषण और साड़ियां थी, जिन्हें देखकर भवानी का मन खुशी से झूम उठता है। जगह राजसी बगीचा। वहां बगीचे पर रुद्र गुस्से में मन ही मन कुछ सोच रहा था। रुद्र आखिर माँ यहाँ आई क्यों है? रुद्र मन ही मन ये बात सोच ही रहा था कि तभी वहां नंदिनी आकर उन्हें कहती है, नंदिनी क्या सोच रहे हैं आप राजकुमार? रुद्र अचानक से नंदिनी को वहां देखकर थोड़ा चौंक जाता है, पर खुद को संभालकर नंदिनी से कहता है, रुद्र नंदिनी जी आप यहाँ। नंदिनी क्षमा करें अगर हमने आपको। रुद्र मुस्कुराते हुए, अरे कोई बात नहीं, मैं बस राज्य के बारे में सोच रहा हूँ, आगे बारिश का समय आने वाला है, फसल को नुकसान न पहुंचे उसके लिए पर्याप्त कीटनाशक भी प्रजा को देना है। बस यही सोच रहा था। नंदिनी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं राजकुमार। इसके बाद रुद्र अपने पास के एक पेड़ के पास नंदिनी को कहता है, रुद्र बैठिए। ये सुनकर नंदिनी अपने पेट को पकड़े घिरे से रुद्र के पास बैठ जाती है। रुद्र अब आपकी तबीयत कैसी है नंदिनी जी? नंदिनी ठीक हूँ राजकुमार, बस यही सोच रही हूँ कि ध्रुवा आज होते तो कितना गर्व करते कि आप राजा बनाने वाले हैं। रुद्र ध्रुवा के बारे में सोचते हुए, हाँ ध्रुवा होता तो अभी का जो ये दृश्य है वो बिल्कुल बदल चुका होता नंदिनी जी। ये सुनकर नंदिनी मन ही मन कुछ सोचकर कहती है। नंदिनी चिंतित भाव से, जैसा जैसा माहौल होते जा रहा है मन में एक डर रहता है कि कहीं से कोई दुश्मन ना आ जाए और ध्रुवा और मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। रुद्र ये सुनकर कहता है, रुद्र आप चिंता मत करिए नंदिनी जी, ध्रुवा के जाने के बाद आपकी और आपके बच्चों की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं आपकी और आपके बच्चों की सुरक्षा आखिरी दम तक करता रहूंगा। ये सिर्फ आपके और ध्रुवा के रत्न नहीं है, ये हमारे साम्राज्य के रत्न हैं। हमारे होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। ये सुनकर नंदिनी के आंखों में आंसू निकल आती है। नंदिनी धन्यवाद राजकुमार, ध्रुवा आपको मानते थे, वो आपको बहुत प्रेम करते थे। रुद्र आंखों में आंसू लिए, हाँ मुझे पता है, वो मेरा मित्र नहीं बल्कि मेरा भाई था। तभी वहां भवानी सज धज के महल के छत के ऊपर से रुद्र और नंदिनी को पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती हुई देखने लगती है, जिसे देखकर भवानी भीतर ही भीतर थोड़ी नाराज होने लगती है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 313। विवाह का प्रस्ताव। हरिरामपुर। सुबह का समय। जगह वेद जी का घर। वेद जी मोहन के घर के सामने के दरवाजे को कोई बाहर से खटखटा रहा था।
तभी वहां अनन्या दरवाजे की ओर आती हुई कहती है, अनन्या आ रही हूं, कौन है? ये कहकर अनन्या दरवाजा खोलती है कि तभी वह देखती है कि बाहर सरपंच रामलाल जी अपने सरपंच वाले पोशाक पहने खड़े थे। अनन्या मुस्कुराती हुई, सरपंच जी आप इतनी सुबह आए। ये कहकर वो सरपंच जी को अपने घर के अंदर लाती है। सरपंच जी चेहरे पर एक मुस्कान लिए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां वेद जी मोहन भी अपने कमरे में से निकलकर कहते हैं, मोहन कौन है बेटी? तभी अपने सामने सरपंच जी को देखकर वेद जी मोहन कहते हैं, मोहन हैरान भरी नजरों से, सरपंच जी आप इतनी सुबह सुबह? रामलाल मुस्कुराते हुए, जी। कुछ देर बाद वहां अनन्या रसोईघर में चाय बना रही थी, तभी वहां वेद जी मोहन और सरपंच रामलाल जी दोनों अपने अपने कुर्सी पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। मोहन तो कहिए सरपंच जी अब आपकी तबीयत कैसी है? रामलाल जी अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, सच कहूं तो आपके दवाइयों में सच में जादू है। मोहन मुस्कुराते हुए, कोई जादू नहीं है सरपंच जी, बस भगवान की कृपा है बस। रामलाल मुस्कुराते हुए, हाँ कह भी सकते हैं, भला हमने भगवान तो देखा ही नहीं है, जो देखा है आपको ही लोगों को ठीक करते हुए देखा है। मोहन पर लिखा तो वेदों में है ना, जिसे पढ़कर हम ये सब कर पाते हैं। रामलाल बिल्कुल। इसके बाद वेद जी सरपंच जी से पूछते हैं, मोहन वैसे आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ सरपंच जी? सरपंच जी आगे कुछ कहते तभी वहां अनन्या थाली पर 2 पात्र पर चाय लाती है और एक चाय से पूर्ण पात्र को सरपंच जी की ओर बढ़ाकर कहती है, अनन्या ये लीजिए आपकी पसंद की चाय सरपंच जी। रामलाल मुस्कुराती हुई, अनन्या को सब पता रहता है कि मुझे क्या पसंद है। तभी सरपंच जी चाय को फूंक फूंक कर एक घूंट लेते हैं। मोहन कहिए सरपंच आखिर ऐसा क्या काम था जिसके लिए आप यहाँ सुबह सुबह आ गए? रामलाल बात को कैसे कहूँ ये मैं नहीं सोच पा रहा, पर कह ही देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अनन्या हमारे घर की बहू हो जाए, मैं अपने बेटे कृष्णा के लिए आपकी बेटी अनन्या का हाथ मांगने हूँ। ये सुनते ही अनन्या पहले तो चौंक जाती है, पर फिर मन ही मन मुस्कुराती है, पर भीतर की खुशी को बाहर न दिखाते हुए थाली को पकड़े बस खड़ी रहती है। वेद जी मोहन हैरान भरी नजरों से कहते हैं, मोहन ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? आपका बेटा तो? रामलाल मुझे पता है वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अभी के उस कृष्णा की बात कर रहा हूँ जिसे मैंने अपना बेटा बनाया है। मोहन पर वो तो परदेसी है सरपंच जी। रामलाल परदेसी? वो अब अपना ही गांव का है, क्या आपको याद नहीं कि उसने हमारे गांव के लिए क्या क्या किया है? उसने हमारी बहुत सी जगहों पर मदद की है जिसे शायद अपना गांव वाला भी ना करे। मोहन चेहरे पर मुस्कान लिए, मुझे सब याद है कि उसने हमारे गांव के लिए क्या क्या किया है, वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे अच्छा लगेगा कि उस जैसे लड़के से अनन्या का विवाह हो, पर इन बातों को याद रखकर हम ये नहीं भूल सकते कि वो हमें किस हालत में मिला था। अधमरे हालत में वो हमें मिला था, उसके शरीर पर लगे वह घातक चोट के निशान मुझे आज भी याद है। ये कहने के बाद वो एक गहरी सांस के साथ कहते हैं, मोहन उसके ऊपर जिन लोगों ने वार किए होंगे यकीनन उसे मारने के लिए ही किए होंगे। अगर विवाह के बाद वो लोग उसके पीछे पीछे यहाँ आकर मेरे बेटी के साथ और इसे गांव के लोगों के साथ कुछ बुरा करेंगे तो? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि उस लड़के के पिछले जीवन में वो कैसा था, अच्छा था या बुरा था। रामलाल मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूं, पर बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि अगर वो लोग यहाँ आते तो कब का आ चुके होते, इतने महीने हो गए हैं, अगर उन्हें आना होता तो शायद वो आ चुके होते, और वैसे भी मैं खुद सहमत होता तो कुछ नहीं, यहाँ तो अनन्या भी कृष्णा से प्रेम करती है ना अनन्या बिटिया? ये सुनकर अनन्या थोड़ी डर जाती है। वेद जी अनन्या की ओर देखकर हैरान भरी नजरों से पूछते हैं, मोहन अनन्या, क्या ये सच है? अनन्या मन ही मन थोड़ी डर जाती है। उसे देखकर वेद जी आगे कुछ कहते तभी अनन्या कहती है, अनन्या हाँ बाबा हम कृष्णा से प्रेम करते हैं। ये सुनकर सरपंच जी के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है।
वहां ये सुनकर वेद जी हैरान भरी नजरों से मन ही मन कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, मोहन, अगर अनन्या खुद भी कृष्णा को चाहती है तो इसमें अब हम क्या ही कह सकते हैं। अगर वो कृष्णा से प्रेम करती है तो ठीक है सरपंच जी, हमें ये प्रस्ताव स्वीकार है। ये सुनकर अनन्या शर्माती हुई अपने कमरे के भीतर चली जाती है। कमरे में वह अपने तकिए के नीचे ध्रुवा की हाथ से बनाई गई तस्वीर देखती है और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। वह तस्वीर को अपनी छाती पर रखकर बिस्तर पर लेट जाती है, छत की ओर मुंह करके ध्रुवा के बारे में सोचते हुए हंसने लगती है। वहां कुछ देर के बातचीत के बाद सरपंच जी कुर्सी पर से उठकर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, रामलाल, तो मुझे आज्ञा दीजिए वेद जी, मैं चलता हूँ। मोहन हाथ जोड़कर, जी सरपंच जी। चंद्रपुर साम्राज्य। जगह राजमहल का छत। वहां छत पर खड़ी भवानी बगीचे की तरफ देख रही थी जहां महल में रह रही महिलाएं नंदिनी से कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी महारानी पद्मा भवानी के पास आकर कहती हैं, महारानी पद्मा, क्या हुआ बहू, तुम ऐसे अकेली छत के ऊपर क्या कर रही हो? भवानी नंदिनी की ओर देखती हुई, कुछ नहीं माँ, बस ये देख रही हूँ कि जब कोई लड़की गर्भवती बनती है तब आसपास के लोगों के लिए वो बहुत मूल्यवान हो जाती है। ये सुनकर महारानी पद्मा बगीचे की ओर देखती हैं जहां नंदिनी को देखकर मन ही मन थोड़ी गुस्सा हो जाती हैं। पर खुद के गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए वो भवानी से कहती हैं, महारानी पद्मा, देख रही हो भवानी कैसे नंदिनी इतनी खुश होकर उन सब से बात कर रही है। भवानी, हाँ, आखिरकार वो इस राज्य को वारिस देने वाली हैं। महारानी पद्मा, क्या उसे ये हक है? भवानी हैरान भरी नजरों से, मतलब? महारानी पद्मा, उसका पति कोई राजकुमार नहीं था, बस एक मामूली दास था जिसे महाराज ने अपना बेटा बनाया था। दास होते हुए भी उसे राजकुमार कहा गया और इसे एक नौकरानी होते हुए भी रानी कहा गया। पर अब ये जब बच्चा पैदा करेगी तब इसका बच्चा राजकुमार या फिर एक राजकुमारी कहलाएगी। ये सुनकर भवानी इस बात को बड़े गंभीरता से सोचने लगती है। इसके बाद महारानी पद्मा मुस्कुराती हुई भवानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, महारानी पद्मा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम भी हमें हमारा अपना राजकुमार दो जो इस साम्राज्य का असली अधिकारी बन सके। और तुम जितना जल्दी करोगे हमारे लिए अच्छा है। ये सुन भवानी महारानी पद्मा की ओर देखकर दुख भरे भाव से उन्हें कहती है, भवानी माँ, वो बात ये है कि रुद्र हमें प्रेम नहीं करते। ये सुनकर महारानी पद्मा हैरान भरी नजरों से भवानी की ओर देखकर कहती है, महारानी पद्मा, हैरान भरी नजरों से क्या? इसके बाद भवानी महारानी पद्मा को अंदर की सभी बात बता देती है। ये सुनकर महारानी पद्मा बात को गंभीरता से लेकर कहती है, महारानी पद्मा, ठीक है, मैं समझ गई। अगर ये बात है तो इस मामले में तुम्हें ही रुद्र को अपने पास लाना होगा। अपने सुंदरता का इस्तेमाल करो भवानी, रुद्र के मन में तुम्हारे लिए प्रेम को जगाओ। ये कहकर वो नंदिनी की ओर इशारा करती हुई कहती हैं, महारानी पद्मा, तुम्हारा हर एक कदम तुम्हारा भाग्य है भवानी, बस यही सोचो और आगे बढ़ो। ये सुनकर भवानी नंदिनी की ओर देखकर महारानी पद्मा से कहती है, मैं समझ गई माँ।